आज के युग में जिस प्रकार अनीति बढ़ रही है, ऐसे में नैतिकता की बातें करना अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए मैं नीति शतक जो भर्तृहरि द्वारा रचित है उसकी व्याख्या करूंगा, जिसे आप सुनकर समझकर नैतिकता की बातों को समझ पाएंगे। भर्तृहरि के नीति शतक की व्याख्या करने से पहले हम भर्तृहरि के बारे में जान लेते हैं कि भर्तृहरि क्या थे। भर्तृहरि वास्तव में एक सच्चे साहित्यकार थे। सदियों तक जिस साहित्यकार के बोल समाज का मार्ग प्रशस्त करें, वही सच्चा साहित्यकार होता है। समय की धूल भी जिसे धूमिल ना कर सके, वही सच्चा साहित्यकार होता है। भारतीय साहित्य में ऐसे ही साहित्यकार, महाकवि, राजनीतिज्ञ, महायोगी, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ भर्तृहरि थे। भारतीय आकाश में जो दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, उनमें भर्तृहरि ध्रुव तारा की भांति चमक रहा है। भर्तृहरि का चरित्र अद्भुत और अनूठा है। शायद ही जीवन चरित्र ऐसा किसी व्यक्ति का रहा हो। भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्व सेन था। उनके पिता की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से भर्तृहरि का जन्म हुआ और जो गंधर्व सेन की दूसरी पत्नी थी, वो धाराधिपति की पुत्री थी, जिससे विक्रमादित्य का जन्म हुआ। भर्तृहरि और विक्रमादित्य में बड़ा ही गहरा प्रेम था, परंतु विक्रमादित्य के जो नाना धाराधिपति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि अपनी पुत्री के पुत्र को वो राजा बनाए। जब उन्होंने विक्रमादित्य से राजा बनने के लिए कहा, तो विक्रमादित्य ने अपने नाना से कहा कि मेरे बड़े भाई का मैं बड़ा आदर करता हूँ। जब तक मेरा बड़ा भाई है, मैं राजा नहीं बन सकता। कृपया आप उन्हें ही राजा बनाइए। विक्रमादित्य ने जो राज्य था वो भर्तृहरि को दिलवा दिया। भर्तृहरि और विक्रमादित्य ने एक ही साथ नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और धनुर्विद्या आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। विक्रमादित्य और भर्तृहरि में बड़ा गहरा प्रेम था। ऐसा प्रेम था जिसके कारण भर्तृहरि के लिए विक्रमादित्य ने राजगद्दी तक छोड़ दी थी। आज शायद ही किसी भाई में ऐसा प्रेम हो। आज जो भी कलह होती है वो भाई में बंटवारे के लिए होती है, परंतु यहाँ विक्रमादित्य का त्याग सराहनीय है। और भर्तृहरि स्वयं राजा बने और विक्रमादित्य उनके मुख्य प्रधानमंत्री बने। विक्रमादित्य ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके मंत्री बनकर उनका शासन में सहयोग करने लगे। जब भर्तृहरि राजा बने तो उन्हें उस समय की परम सुंदरी पिंगला नामक एक युवती से प्रेम हो गया। भर्तृहरि ने उस युवती के समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा। उस पिंगला सुंदरी ने प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भर्तृहरि और पिंगला का विवाह हो गया। भर्तृहरि ने पिंगला के प्रेम में आसक्त होकर श्रृंगार शतक की रचना की। एक बार भर्तृहरि के राज्य पर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। भर्तृहरि और विक्रमादित्य ने जमकर लुभा दिया। शत्रुओं को प्राण बचाकर भागना पड़ा। भर्तृहरि और विक्रमादित्य ने मिलकर राज्य का विस्तार किया। दूर दूर तक के नरेशों को युद्ध के लिए चुनौती दी, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली।
उन्हें जीवित छोड़ दिया। जिसने हार नहीं मानी उन्हें बंदी बना लिया गया। जब चहुओर शांति स्थापित हो गई तब भर्तृहरि ने ललित कलाओं पर ध्यान दिया। उन्होंने वाक्य पदियम की रचना करके प्रकांड पंडितों को भी चकित कर दिया। पहले भर्तृहरि की शूरवीरता की यश गाथाएं गाई जाती थी, परंतु अब भर्तृहरि एक वैयाकरण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भर्तृहरि परम व्याकरण के ज्ञाता बन चुके थे। परंतु इधर महलों में पिंगला रानी किसी अन्य पुरुष से प्रेम कर बैठी थी। पिंगला का प्रेमी कोई और नहीं, घुड़साल देखने वाला एक सेवक था, जिसे भर्तृहरि और विक्रमादित्य उसके अश्वविद्या का ज्ञान देकर लाए थे, जिसका नाम अश्वपाल था। यह बड़ा चतुर व्यक्ति था, जिसे अश्वविद्या के अतिरिक्त स्त्रियों के चरित्र का भी पूर्ण ज्ञान था, और इसी ज्ञान के बल पर उसने पिंगले का हृदय जीत लिया था। जब भर्तृहरि के ग्रंथ वाक्पदियम को एक महामुनि ने पढ़ा तो वह गदगद हो गए और राजा से भेंट करने के लिए राज दरबार में पहुंचे। भर्तृहरि ने महामुनि का बड़ा आदर सत्कार किया, उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। भर्तृहरि और महामुनि के बीच लंबी चौड़ी शास्त्र चर्चा हुई, जिससे महामुनि अति प्रसन्न हुए। उन्होंने भर्तृहरि को आशीर्वाद स्वरूप एक फल भेंट किया और कहा, हे राजन, ये अमर फल है, जिसे मैंने कई वर्षों तक तपस्या करके वेद मंत्रों से इसे सिद्ध किया है। इस फल को जो भी खाएगा वह सदा जवान रहेगा और बुढ़ापा उसे पीड़ित नहीं करेगा। महामुनि वन चले जाते हैं। तब भर्तृहरि सोचने लगे, मेरे जवान होने से क्या, जब तक रानी पिंगला बूढ़ी हो जाएगी। मैं इस फल को रानी पिंगला को दूंगा, जिससे वह बुढ़ापे तक जवान रहेगी। भर्तृहरि रानी पिंगला से बड़ा गहरा प्रेम करते थे। वे फल लेकर रानी पिंगला के महल में पहुंचे और रानी ने महाराज भर्तृहरि का बड़ा ही आदर सत्कार किया। भर्तृहरि ने कहा, प्रियसी, मैं तुम्हारे लिए आज एक अमूल्य वस्तु लेकर आया हूँ, जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी बड़ी दुर्लभ होती है। पिंगला ने पूछा, महाराज, ऐसी कौन सी वस्तु लेकर आए हैं आप? भर्तृहरि ने रानी पिंगला को अमर फल देकर कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए अमर फल लेकर आया हूँ। पिंगला ने पूछा, महाराज, ये अमर फल क्या कार्य करता है? भर्तृहरि ने कहा, जो इस फल का सेवन करता है उसे जरा कभी पीड़ित नहीं करता है, वह मृत्यु पर्यंत जवान बना रहता है। भर्तृहरि अमर फल पिंगला को देकर राज दरबार में चले जाते हैं। इधर पिंगला सोचती है कि ये अमर फल वह अपने प्रेमी को खिला दूं तो वह कभी बूढ़ा नहीं होगा और हमारा प्रेम हमेशा के लिए अमर बना रहेगा। ऐसा विचार करके वह अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने लगती है। अर्धरात्रि का समय होता है। विक्रमादित्य महल में पहरा दे रहे होते हैं, परंतु तभी उन्हें एक व्यक्ति रनिवास की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति की वास्तविकता ज्ञात करने के लिए उसका पीछा किया, परंतु वह व्यक्ति महारानी पिंगला के कक्ष में प्रवेश कर गया। जब विक्रमादित्य वहां पहुंचे तो उन्होंने झरोखे से झांक कर देखा। वहां का दृश्य देखा तो विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि रानी पिंगला अश्वपाल के साथ रति क्रीड़ा कर रही थी, जिसे देखकर विक्रमादित्य अति क्रोध से तमतमा गया और कक्ष में प्रवेश कर गया। वहां अश्वपाल और पिंगला नग्न अवस्था में पड़े हुए थे, जिसे देखकर विक्रमादित्य ने तलवार मयान से निकाली और वह जैसे ही अश्वपाल को मारने के लिए बढ़ा, पिंगला अश्वपाल के आगे खड़ी हो गई और कहा, इसे मारने से पहले मुझे मारना होगा। मेरा ये प्राण प्रिय है। भर्तृहरि मेरा पति नहीं है, मेरा प्रेमी ही मेरा पति है। यदि यह जीवित नहीं रहा तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। पिंगला अश्वपाल से गहन प्रेम करती थी। जब ये विक्रम ने देखा तो उसके हाथ से तलवार छूट गई और उसने कहा कि आप इस राज्य की रानी हो, क्या एक सेवक से आपको प्रेम करना
क्या नैतिक है? पिंगला ने कहा, प्रेम नैतिक अनैतिक, बुरा सही सच झूठ कुछ नहीं देखता है। प्रेम न स्वामी और सेवक, न राजा और रंग। प्रेम इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। प्रेम तो केवल प्रेम ही देखता है। इन वाक्यों को सुनकर विक्रम का सिर लज्जा से झुक गया। विक्रम ने कहा, महारानी, मैंने आपको मां माना था, आपको इस राज्य को सम्मान और गौरव का तो ध्यान रखना चाहिए। पिंगला ने कहा, जब एक पुरुष किसी भी स्त्री के प्रेम में पड़ सकता है तो स्त्री भी किसी पुरुष से प्रेम कर सकती है। विक्रम ने कहा, परंतु आप विवाहिता हो, आपको ये कार्य शोभा नहीं देता महारानी। पिंगला ने कहा, विक्रम, क्या विवाह के बाद भी किसी के हृदय में प्रेम पैदा नहीं होता? आप उसे विवाह मानते हैं? यद्यपि विवाह के बाद यदि प्रेम किसी के हृदय में पैदा ना हो तो क्या आप उसे प्रेम विवाह मानते हो? विक्रम, परंतु भाभी, क्या चरित्र की गरिमा का विचार करना अनुचित है? पिंगला, संपूर्ण पुरुष समाज स्त्री पर बंधन लगाता है। यदि यही बंधन पुरुष पर लगाए जाए तब ही उचित चरित्र का निर्माण हो सकता है। पुरुषों के विवाह के उपरांत भी बहुत स्त्रियों से संबंध होते हैं, परंतु ऐसे पुरुषों को समाज चरित्रहीन नहीं कहता है। कितने ही युवक मार्गों में चलती युवतियों को परेशान करते हैं, उनका अपहरण करते हैं, परंतु समाज उस पर लांछन नहीं लगाता है। उल्टा स्त्री पर ही दोष मढ़ा जाता है कि स्त्री उल्टा है, बदचलन है। फिर भी विक्रम ने कहा, फिर भी भाभी, आपको सम्मान के बारे में सोचना चाहिए था। एक महारानी होकर आप एक नौकर से प्रेमालाप कर रही थी, इससे बड़ा कोई अधर्म या पाप नहीं हो सकता है। पिंगला, विक्रम, पुरुष का सम्मान स्त्री निर्धारित करती है, परंतु पुरुष को भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जब पुरुष विवाहित होकर भी अन्य स्त्री पर दृष्टि डाले तो उससे बड़ा कोई नीच नहीं हो सकता है। एक पुरुष को जो स्त्री पसंद आ जाती है तो वह उसके समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रख देता है, परंतु किसी स्त्री को कोई पुरुष से प्रेम हो जाए तो उसके परिवार वाले ही उसके प्राण के शत्रु हो जाते हैं। पुरुष यदि अनाचार करे तो धर्म व पुण्य होता है, यदि स्त्री अपनी स्वतंत्रता और प्रेम की बात करे तो अधर्म और पाप है। धिक्कार है ऐसी परंपराओं और तुम्हारी कुल प्रतिष्ठा पर।